जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास जो हम लोग का चल रहा था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें 1 और 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग का हो चुका है और तीसरा प्रैक्टिस सेट आज आपका होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और हम लोग शुरू करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट जो है वह 50 प्रश्न का चलता है, एक प्रैक्टिस सेट। और 50 प्रश्न जो आपका है वह साइंस जो है आपका सिलेबस में LPCVT 2 में जो सिलेबस में आपका साइंस है फिजिक्स का वो और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों मिला करके और 50 प्रश्न है। इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल का भी प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिस सेट है, आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक नंबर प्रश्न है, थ्रस्ट की एसआई इकाई क्या है? थ्रस्ट की एसआई इकाई क्या है? तो थ्रस्ट पहले समझ लेते हैं, थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट जो आपका होता है, जैसे थ्रस्ट जो है इसे क्या कहते हैं? थ्रस्ट को प्रणोद भी कहते हैं, प्रणोद भी कहते हैं, प्रणोद कहते हैं थ्रस्ट को, या फिर इसे उत्क्षेप भी कहते हैं, उत्क्षेप। प्रणोद ही भी कहते हैं और उत्क्षेप भी कहते हैं। यानी कि थ्रस्ट जो है आपका, थ्रस्ट को प्रणोद या उत्क्षेप कहते हैं। और दाब बराबर जो होता है आपका, दाब बराबर आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, या फिर उत्क्षेप बटा में क्षेत्रफल होता है, या फिर प्रणोद बटा में क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या है? थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक बल की तरह कार्य करता है। यानी कि बल जो है ना, एक तरह समझ सकते हैं कि थ्रस्ट क्या है? बल है। तो इसका एसआई इकाई पूछा गया है, तो बल का जो एसआई इकाई होता है वही इसका थ्रस्ट का भी हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। थ्रस्ट का एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर है, दो नंबर प्रश्न है आप लोग का 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? तो यहाँ पर देख लेंगे संवेग यानी कि P बराबर क्या होता है आपका? mv होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है। फिर आपका ये घनत्व हो गया, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान यानी कि m बटा में आयतन यानी कि v। तो ये भी नहीं होगा। और ये दबाव हो गया, दबाव यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल हो गया। ए यानी कि एरिया हो गया, ये भी होगा। यानी कि ये तीनों का होता है, भौतिक मात्रा होता है, यानी कि ऐसा इकाई होता है। और ये आपका जो डी है, डी नंबर, सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का 3 नंबर प्रश्न है। चलिए 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसमें? 200 वोल्ट के 100 वाट के लैंप को 100 वोल्ट पर धारा प्रदान किया जा रहा है। यह किस लैंप के समान है? तो यहाँ पर आपका V1 दिया गया है आपका 200 वोल्ट आपका V1 दिया गया है। तो क्या होता है? P बराबर जो होता है आपका, पावर बराबर जो होता है VA² बटा R। ये आपका फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ आप लोगों को V दिया गया है और ये पावर का मान दिया गया है। तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि 100 वोल्ट पर, यानी कि ये V2 है, V2 पर धारा प्रदान की जा रही है, तो किस लैंप के समान होगा? यानी कि P2 निकालना है। P1 आपका ये हो जाएगा, P2 निकालना। P1 तो आपको यहाँ पर दिया गया है, P2 निकालना है। तो P1 का मान कितना हो जाएगा? 100 वाट हो जाएगा। और यहाँ पर V का स्क्वायर यानी कि V1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 200 गुना 200 हो जाएगा, 200 गुना 200 हो जाएगा। अब बटा में यहाँ पर हो जाएगा R हो जाएगा। तो ये 100 से ये 2 जीरो कट गया, तो R का मान क्या आ गया? 2 दूना 400 आ गया, यानी कि R बराबर आपका आ गया 400 ओम आ गया। अब P2 निकालना है। चलिए देख लेते हैं, P2 निकालना है। अब P2 जो होगा आपका, P2 V² यानी कि ये वाला हो गया V2, 100 गुना 100 और बटा में हो जाएगा आपका R कितना आया था? R का मान 400 आया था, 400 ओम। उसको काट देंगे, 4 से ये 100 यहाँ पर, 100 इसको काट देंगे 25 मरतबे, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? 25 वाट आ गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसमें, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणाम के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है। 12 न्यूटन और 8 न्यूटन का परिणाम का 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान निकालने के लिए हम सब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अधिकतम परिणाम परिणाम यानी कि रिजल्ट का जो मैक्सिमम मान जो होता है, मैक्सिमम अधिकतम मान जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट होता है a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। cos थीटा होता है। तो यहाँ पर इसको cos थीटा यानी कि जब अधिकतम मान पूछे तो यहाँ पर थीटा का मान हम लोग 0 ले लेते हैं, क्योंकि थीटा का मान जो 0 लेते हैं यह अधिकतम मान होता है। तो थीटा का मान 0 ले लिए तो cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 0 डिग्री बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा + b² और प्लस ये 1 से गुना होगा इसमें, तो 2ab ही बच जाएगा। यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 2ab बच जाएगा, तो 2ab। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेंगे a² + b² + 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a + b के होल स्क्वायर का होता है। चलिए इतना याद रखिएगा। कहाँ पर थे हम लोग, अंडर रूट a² + b² + 2ab इतना आया था। तो ये किसका मान होता है, a + b के होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे a + b का होल स्क्वायर। अब ये पावर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब क्या बच गया, a + b। तो a + b का मान क्या है, a का मान आपका हो गया 12 और b का मान हो गया 8। तो 12 + 8 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि 20 न्यूटन आपका आंसर हो गया, 20 न्यूटन। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है आपका, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। यानी कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक से गोली चलाने के बाद बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदूक से ज़्यादा होती है। यानी बुलेट का जो गतिज ऊर्जा है, जैसे हम लोग बंदूक चलाते हैं तो उसमें बुलेट का गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है बंदूक से, क्योंकि बंदूक तो स्थिर रहता है। बस वो न्यूटन का तृतीय लॉ जो है आपका वो उस पर कार्य करता है, लेकिन वह गति नहीं करता है। वो झटका देता है लेकिन गति नहीं करता है। बुलेट जो होता है उसका गति होता है, उसका गतिज ऊर्जा अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न भी आपका न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है। चलिए देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु 3 सेकेंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी। यहाँ पर औसत गति पूछा गया है। तो औसत गति बराबर जो होता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति बराबर होता है आपका कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी बटा में होता है कुल समय होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो यहाँ पर कुल दूरी क्या हो गया, 23 मीटर और ये फिर यहाँ पर 15 मीटर हो गया। 23 15 कितना हो गया, 38 हो जाएगा। और ये टाइम हो जाएगा आपका 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसे हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35 और 0.3 बच जाएगा, 5 6 30, यानी कि 7.6 आ गया। चलिए देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा, 7.6 आपका आ गया। तो 7.6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, औसत गति। और गति का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग 7.6 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन वाला मार देंगे। तो आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पर बी पर देखिए, बी वाला नंबर में ऑप्शन में क्या है, 7.6 प्रति सेकेंड है, ये नहीं होगा। यहाँ पर मीटर है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.6 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न आपका, गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश ऊर्जा विद्यमान होती है। गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है, तो इसमें इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु स्थिर रहता है और उसको स्थिर रहने के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये सिंपल सा बात है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। और गतिज ऊर्जा जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है आपका वह किस पर निर्भर करता है, स्थितिज ऊर्जा ये वाला, तो द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई, तीनों पर। द्रव्यमान,
गुरुत्वीय त्वरण और ऊर्जा, सॉरी ऊंचाई तीनों पर निर्भर करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण एक डैश है। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण डैश है। यानी कि वह जो रेखा होगा वह किस तरह का रेखा होगा, सीधी रेखा होगा, वक्र रेखा होगा, अर्धवृत्त होगा, वृत्त होगा। चलिए समझ लेते हैं। जैसे प्रारंभिक स्थिति आपका यहाँ पर ए हो गया, प्रारंभिक पॉइंट हो गया आपका ए, और ये अंतिम पॉइंट आपका हो गया बी हो गया। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये वक्र लाइन है और ये आपका सीधा लाइन है, यानी कि सीधी रेखा है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण क्या होगा, विस्थापन का परिमाण। तो विस्थापन में हम लोग जानते हैं कि वह न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम से न्यूनतम दूरी होता है आपका विस्थापन होता है। तो ए से बी तक में आपका न्यूनतम दूरी कौन सा है, न्यूनतम लंबाई कौन सा है। तो यहाँ से ए से बी तक ये सीधी रेखा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा। और अगर दूरी पूछता तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है दूरी क्या होगा, वक्र रेखा हो जाएगा, दूरी वक्र रेखा होगा। यानी कि तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और तय की गई न्यूनतम लंबाई को, यानी कि कम से कम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये आपका विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया। चलिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी हो गया, सीधी रेखा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है। देखते हैं 9 नंबर। एक पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व आपका दिया गया है 10 ग्राम प्रति सीसी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व आपका दिया गया है 9.7 ग्राम प्रति सीसी दिया गया है। पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। रेखीय प्रसार गुणांक निकालना है। तो यहाँ पर घनत्व दिया गया है, तो चलिए हम निकालते हैं। आयतनिक प्रसार गुणांक जो होता है उसका आयतनिक प्रसार गुणांक, यानी कि इसको आयतनिक प्रसार गुणांक निकाल के उसके बाद आपका रेखीय प्रसार गुणांक हम लोग निकाल लेंगे। तो घनत्व बराबर जो आपका होता है डी बराबर जो होता है आपका क्या होता है, द्रव्यमान। घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, आयतन। तो इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि घनत्व जो आपका द्रव्यमान का समानुपाती है, लेकिन आयतन का व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि डी जो है वह द्रव्यमान के समानुपाती, लेकिन डी जो है आपका डी या व्युत्क्रमानुपाती है किसका, आयतन का। तो ये ध्यान में रखिए और इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आयतनिक प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है आपका, आयतनिक प्रसार गुणांक बराबर होता है वी एफ, यानी कि अंतिम आयतन और बराबर प्रारंभिक आयतन, और अंतिम आयतन बराबर प्रारंभिक आयतन इंटू 1 प्लस गामा थीटा होता है। ये जो है आपका गामा का साइन है, ये होता है आपका आयतनिक प्रसार गुणांक। ये आयतनिक प्रसार गुणांक है। तो यहाँ पर डी जो आपका था क्या था, डी, यानी कि वी बराबर क्या होता है, वी बराबर जो व्युत्क्रमानुपाती होता है डी, तो 1/d हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं 1/d। यहाँ पर लिख देंगे हम इसका मान 1/d हो गया। यहाँ पर d1 हो जाएगा, ये आपका d1 हो जाएगा, और बराबर ये वी आई है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1/d2 हो जाएगा, d2 इंटू 1 प्लस गामा थीटा। अब आपका यहाँ पर फॉर्मूला आपका सेट हो चुका है। अब इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपका 1/d1 जो था, d1 कितना हो जाएगा आपका 1/d1, यानी कि 1 बटा ये हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा, ये वाला प्रारंभिक हो गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका 9.7 हो जाएगा, 1/9.7 हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस गामा, और ये थीटा का मान कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर 100 गामा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 9.7 इधर आ जाएगा, उसके बाद 9.7 और बराबर में हो जाएगा आपका ये 10 से गुना होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 10 प्लस इसमें भी 10 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 गामा हो जाएगा। ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0.3 बचेगा, और 0.3 और बटा में ये 1000 जो है नीचे आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा आपका गामा हो जाएगा। तो ये दशमलव जो है ये हटेगा, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 3/40 हो गया। चलिए फिर से देखते हैं, यानी कि गामा बराबर आपका आ गया 3 बटा में आ गया 10 के पावर 4 आ गया। ये आपका पावर में है, ये जो आपका पावर में है 10 के पावर 4 आ गया। तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो रेशियो होता है वह 1:2:3 होता है।
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि गामा बराबर इतना का मान आया है और ये रेशियो 3 के बराबर, यानी कि अनुपात 3 बराबर आपका हो गया 3/10⁴ हो गया। तो ये 3 से 3 कट गया और हमको निकालना है क्या, रेखीय प्रसार गुणांक। तो ये जो अल्फा है आपका, ये रेखीय प्रसार गुणांक का मान, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक को ये प्रदर्शित करता है। तो अनुपात 1 का मान निकालना है। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे हम 1 से, तो क्या आ जाएगा, 1/में क्या आ जाएगा, 1/में 10⁴ आ जाएगा। और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। समझ में आ गया, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, 10⁻⁻4 हो गया। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में, 10⁻⁻4 ये वाला हो गया आंसर आपका, 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आंसर आपका हो गया 10⁻⁻4 डिग्री प्रति सेल्सियस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न आपका कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तोलक जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। और उत्तोलक जो है वह सभी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है। श्रेणी 1 यानी कि प्राथमिक श्रेणी का उदाहरण है। कौन सा प्राथमिक श्रेणी लीवर का उदाहरण है। इसमें देखेंगे प्लायर जो होता है आपका, प्लायर यानी कि पिलास जो होता है आपका, यह प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है। यानी कि इसमें आपका जो होता है फुलक्रम जो होता है, फुलक्रम यह बीच में होता है। हम आपको बताए थे कि FLE ध्यान में रखिएगा। और ये जो होगा आपका F जो होगा जब बीच में होगा तो ये होगा प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक, L जब बीच में होगा तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा और E जब बीच में होगा तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो यहाँ पर आपका प्लायर जो है, प्लायर यह प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है। तो यहाँ पर F बीच में है और LE हो जाएगा, FLE हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर 1 का उदाहरण है। तो ये हो गया। और यहाँ पर उपरोक्त में से सभी भी है, तो यहाँ पर दोनों चेक करना होगा। तो ये जो आपका चिमटा जो है आपका, ये चिमटा जो है, चिमटा हम बना के दिखा देते हैं। चिमटा आपका कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है चिमटा, ऐसा होता है चिमटा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका फुलक्रम होता है और यहाँ पर आपका बीच में हम लोग जो एफर्ट लगाते हैं वहाँ ई होता है, एफर्ट यानी कि ई। और यहाँ पर क्या होता है, लोड होता है, एल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में क्या है, ई है, ई है, यानी कि ई जो है आपका ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, यहाँ पर देख सकते हैं ई आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। तो ये नहीं होगा। और ये श्रोता जो है, श्रोता भी नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लायर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, प्लायर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है आपका, कथन दिया गया है और इसका निष्कर्ष निकालना है। कथन ए में है आपका, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सयांता बढ़ती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सयांता बढ़ जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि तापमान में वृद्धि होने के बाद सयांता बढ़ती नहीं है, सयांता घट जाती है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और कथन आर है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है। तो किसी भी पदार्थ में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है। कैसे, तापमान में वृद्धि होने के कारण। तापमान में वृद्धि होने के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये सही कथन है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो गया ए गलत है और आर सही है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ए सही है और आर गलत है। चलिए ऑप्शन आ गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत। ये नहीं होगा, ए गलत और आर सही। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत और आर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आपका कि दाब को मापने का यंत्र, दाब को मापने का यंत्र कौन सा है। दाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो दाब को जो मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को, वह किस में मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है आपका वह मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैनोमीटर के द्वारा दाब को मापा जाता है। ये गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा आपको विद्युत धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को, धारा की दिशा, धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। और ये हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर यानी कि आपेक्षिक घनत्व को मापता है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब है इसमें जिसमें ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। तो ऊर्जा की खपत जो है सबसे कम होगी किसमें, तो आपका एलईडी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा। एलईडी बल्ब जो होता है आपका ये सीएफएल बल्ब की तुलना में, एलईडी बल्ब जो होता है आपका सीएफएल बल्ब की तुलना में कम बिजली खपत करता है। कम बिजली यानी कि ऊर्जा जो है आपका कम खपत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैटरी। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोमबत्ती क्या करता है, मोमबत्ती आपका रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक 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 को किसमें, उष्मा में, उष्मा या फिर प्रकाश में, प्रकाश ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है आपका पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो पवन चक्की जो है वह कैसे चलता है, पवन यानी कि हवा, पवन यानी कि आपका हो गया हवा, पवन यानी कि हवा हो गया। तो ये चक्की जो है हवा के द्वारा चलता है और हवा जो है यानी कि हवा की गति अधिक रहने के कारण यह चक्की चलता है, पवन चक्की। तो कह सकते हैं कि इसमें जो ऊर्जा होता है वह गतिज ऊर्जा होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर आपको बताए थे कि इसका जो गतिज ऊर्जा अगर निकालना होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ mv² यानी कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अपकेंद्रण यानी कि अपकेंद्रण या अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी प्रशीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या होता है। किसी प्रशीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या होता है। किसी प्रशीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या होता है। तो इसका जो प्रशीतक जो होता है, प्रशीतक यानी कि वह क्या करता है, वातावरण का जो तापमान होता है यानी कि वायुमंडलीय तापमान जो होता है उससे नीचे तक ठंडा करने की क्रिया को ही प्रशीतक कहते हैं। यानी कि वातावरण के तापमान के नीचे तक ठंडा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेशन कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। और इसमें आपका निम्न क्वथनांक होता है, गुणधर्म जो होता है इसका प्रशीतक का निम्न क्वथनांक सही है। उच्च क्रांतिक तापमान ये भी सही है आपका। वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा यानी कि वाष्पीकरण की इसमें गुप्त उष्मा उच्च होता है यानी कि अधिक होता है, ये भी आपका सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस एवं जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। यदि थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है तो वस्तु का सही तापमान क्या होगा। तो सही तापमान निकालने के लिए ये जो 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात होता है, थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है, तो ये 59 डिग्री सेल्सियस में से हम ये -5 कर लेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस, और बटा में ये 95 डिग्री सेल्सियस -5 कर लेंगे, और बराबर सही तापमान निकालने के लिए सी यानी कि सेल्सियस -0 और बटा में 100 इस पर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ 59 - 5 क्या हो जाएगा, 59 - 5 54 हो जाएगा, और ये 95 - 5 90 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 59 - 5 ये आपका 54 हो गया था, और 95 - 5 ये आपका 90 हो गया, बराबर आपका C - 0 ये C हो जाएगा, और ये आपका 100 ये 0 से 0 कट गया, और 9 से ये 6 मरतबे कट जाएगा, 9 छक 54, और ये 10 से गुना हो जाएगा। तो सेल्सियस जो है आपका कितना आ जाएगा, तापमान आपका कितना आ जाएगा, 10 छक 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आंसर आपका आ गया। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है आपका H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। H2O का अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर होता है। H2O कहने का मतलब जल,
यानी कि जल का घनत्व जो होता है अधिकतम किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और आयतन जो होता है न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, लेकिन ये क्या है, फ़ारेनहाइट में है, फ़ारेनहाइट में है तो ये भी नहीं होगा, फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हम लोग निकालेंगे इसको, 4 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, अधिकतम घनत्व होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 हो गया, और बटा में ये आपका 100 हो गया, बराबर आपका हो गया F-32 हो गया, और बटा में ये आपका 180 हो गया। 0 से 0 काट देंगे ये वाला, और ये इसको काट देंगे 5 मरतबे और इसको 9 मरतबे, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 बराबर आपका हो जाएगा 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5F माइनस आपका हो जाएगा 32 बचे हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जगह नहीं, फिर से इसको करते हैं, यानी कितना आया था, 4 बटा में आया था आपका 5 और बराबर F-32 बटा में आया था आपका 9, तो 9 चौक 36 बराबर आपका हो जाएगा 5F हो जाएगा, और बराबर 5 दूना सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16 हो जाएगा, और ये 160 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 6 3 9 और 1 5F बराबर इतना हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 से 196 कितना मरतबे कटेगा, तो 5 दिया 15 4 5 नामा 45 1 5 दूना 10, यानी कि 39.2 क्या हो जाएगा, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो परिवर्तित्रों को डैश के लिए कुंडलित किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भाप यानी कि वाष्प टर्बो परिवर्तित यानी कि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, परिवर्तित को डैश के लिए कुंडलित किया जाता है, 21 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ध्रुवों के लिए, 2 ध्रुवों के लिए यहाँ पर हो जाएगा 2 ध्रुवों के लिए कुंडलित किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भाप जो होता है टरबाइन में 2 ध्रुव के लिए कुंडलित किया जाता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरण में होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरण में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा किरण में होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है आपका कौन सा है, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है उससे जो उत्सर्जित होने वाला किरण है वह कौन कौन सा है, तो एक आपका अल्फा है, एक बीटा है और एक आपका गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। तो गामा यहाँ पर बीटा किरण के बारे में पूछा गया है, तो बीटा किरण जो होता है इसमें न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है, यानी कि बीटा में न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है, ये वाला जो है आपका ये क्या होता है, आवेशहीन होता है। गामा जो होता है आपका आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। और ये अल्फा जो है इसमें धनात्मक आवेश होता है और इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा में ऋणात्मक आवेश होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, या न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित, ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण इसमें होता है। बीटा में आवेशित कण होता है, गामा में आवेशित कण नहीं होता है, लेकिन बीटा में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो धारा यानी कि विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य कौन करता है, धारा नियंत्रक का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रतिरोध के द्वारा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि धारा जो होता है यानी कि आपका V बराबर IR होता है, और ये धारा जो होता है I यह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। तो धारा जो है विद्युत धारा वो नियंत्रण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रतिरोध का मान अगर घटाते हैं तो धारा बढ़ जाता है, यानी कि प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रतिरोध का मान अगर घटाएंगे
घटाएंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का जो कार्य करता है वो कौन करता है, प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध को घटाने या बढ़ाने से क्या होता है, धारा घटता या बढ़ता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि यदि समान विभव वाली दो आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी है, एक संवाहक तार से जुड़ी है, तो यदि समान विभव वाली दो आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी है तो ऑप्शन ए में चुंबकीय प्रेरण प्रवाह होगा, बी में धनात्मक से ऋणात्मक तक प्रवाह होगा, और सी में धारा प्रवाह नहीं होगा, और डी में है धारा ऋणात्मक से धनात्मक में प्रवाहित होगा। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि समान विभव वाली दो आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी है। तो समान यानी कि आपका विभव जो होता है, विभव का जो फ्लो होता है, वो क्या होता है, हाई टू लो होता है, यानी कि अधिकतम से निम्नतम की ओर होता है इसका फ्लो। और यहाँ पर क्या है, विभव समान है, तो समान है तो इसमें धारा का प्रवाह तो होगा नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत आवेश जो है आपका एक दिशा में प्रवाहित करता है, और विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में ही धारा के प्रवाह को परिभाषित किया गया है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में ही धारा को, यानी कि धारा का प्रवाह ही कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह ही विद्युत आवेश का प्रवाह है। तो धारा का प्रवाह कब होगा, जब विभव में अंतर होगा, यानी कि विभवांतर जब होगा तब धारा का प्रवाह होगा। नहीं तो विभव जो होगा जब समान होगा विभव, यानी कि विभव जो है दोनों इक्वल होगा, तो धारा का प्रवाह आपका नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है आपका, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ ऑप्शन ए में है, सॉरी 1 नंबर में आपका है, वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, यानी कि यहाँ पर कौन सही है वो निकालना है। यानी कि 4 आपका दिया गया है पॉइंट, इसमें कौन सा सही है वो देखना है। तो वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ये सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये आपका सही नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है। और 3 में इलेक्ट्रोड जो होता है वो सीसा और ताम्र होते हैं, ये भी आपका गलत है। यानी कि 3 और 2 गलत है, 1 सही है। और 4 नंबर देख लेते हैं, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, तो ये सही है। तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा। 4 और 1 ऑप्शन डी में आपका 4 और 1 हो जाएगा। 4 और 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 26 नंबर, जूल प्रतिकूलम डैश के समान होता है। जूल प्रतिकूलम डैश के समान होता है। तो ये जो आपका है जूल प्रतिकूलम, ये किसके समान होता है, तो आपका विभव जो होता है, विभव जो होता है आपका कार्य यानी कि W, और बटा में आपका आवेश होता है, आवेश यानी Q। तो इसको क्या कहते हैं, विभव को किसे मापते हैं, वो इसका जो मात्रक होता है विभव का, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं, या फिर इसे वोल्ट भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट। 27 नंबर प्रश्न है, डैश को पीवीसी के साथ चालक तार को परत चढ़ाकर रोका जाता है। तो पीवीसी जो है आपका क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी को क्या कहते हैं, इसका जो पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और इसे यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो चालक तार पर करते हैं। किस लिए करते हैं, इसकी परत चढ़ाकर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम पीवीसी का प्रयोग करते हैं चालक तार पर परत चढ़ाने के रूप में। यानी कि पीवीसी का जो परत चढ़ाया जाता है, पीवीसी का, चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है आपका कि डैश को पीवीसी के साथ चालक तार को परत चढ़ाकर रोका जाता है। यानी कि पीवीसी का परत चढ़ाकर चालक तार को मतलब किसका परत चढ़ाकर रोका जाता है।
27 नंबर प्रश्न है आपका कि डैश डैश को पीवीसी के साथ चालक तार को पर चढ़ाकर रोका जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, यानी कि शॉर्ट सर्किट को पीवीसी का यानी कि चालक तार पर पीवीसी का परत चढ़ाकर शॉर्ट सर्किट रोका जाता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, याद रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है आपका किलोवाट घंटा होगा, किलोवाट घंटा होगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर अगर 1 लिख देंगे यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक जो होता है विद्युत ऊर्जा यानी कि इसका जो ऐसा मात्रक होगा 1 किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होगा तो जूल होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया किलोवाट घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है 1100 वाट की शक्ति वाली मोटर से जुड़े 220 वोल्ट के वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर से खींची गई धारा की गणना क्या ज्ञात करें। धारा की गणना, तो यहाँ पर शक्ति बराबर क्या होता है आपका, शक्ति बराबर आपका होता है शक्ति यानी कि पावर, पी बराबर होता है आपका वी आई होता है, वी आई। तो यहाँ पर शक्ति का मान कितना है 1100 है, और यहाँ निकालना है क्या धारा का मान निकालना है, और वी का मान कितना है, वी का मान आपका 220 है, 220। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 11 से ये 10 मरतबे और ये 2 मरतबे, 11 से 2 मरतबे कट जाएगा, और ये 2 से आपका कट जाएगा ये कितना मरतबे 5 मरतबे कट जाएगा। यानी कि धारा जो है कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। ऑप्शन ए में है आपका 5 एम्पियर आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुचालक के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, विपरीत रूप से प्रभावित करता है, विपरीत रूप से प्रभावित करता है किसको, प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध के बारे में जानते हैं हम लोग कि प्रतिरोध बराबर जो होता है आपका रो यानी कि ये प्रतिरोधकता है, रो एल बटा में ए होता है, ए यानी कि आपका क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ये लंबाई यानी कि प्रतिरोधकता और लंबाई ये जो है आपका ये क्या है विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है, यह समानुपाती होता है, यानी कि आर के समानुपाती होता है प्रतिरोधकता और लंबाई। लेकिन ये क्षेत्रफल जो है आपका यह आर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे ही कहते हैं विपरीत रूप से प्रभावित करना, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वह विपरीत रूप से प्रभावित करता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वह प्रतिरोध के विपरीत रूप से प्रभावित करता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है वो तो आप लोग जानते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है आपका ओम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है आपका कंप्यूटर में एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर में एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। एनआईसी का पूर्ण रूप जो होता है कंप्यूटर में वह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। एनआईसी का कार्य क्या है, एनआईसी जो है एनआईसी क्या है यह हार्डवेयर का एक हिस्सा है, और यह कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। एनआईसी जो है क्या है, एनआईसी जो है आपका क्या है हार्डवेयर का हिस्सा है, और यह हार्डवेयर का हिस्सा है, और यह कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसका आंसर आपका हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न आपका कौन सा गेट इनपुट को पूर्ण करता है, कौन सा गेट इनपुट को पूर्ण करता है, इनपुट को पूर्ण करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा, नॉट गेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो नॉट गेट को
इन्वर्टर, इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है, इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, नॉट गेट। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कंप्यूटरों में वायरस का संबंध किससे है? किससे है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोग्राम से, यानी कि कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है, प्रोग्राम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर कि जब 5 किलोग्राम जल के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर इसके क्वथनांक तक ले जाया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा, तो ऊष्मा जो निकाला जाता है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है, तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर जो होता है आपका Q बराबर होता है फॉर्मूला यहाँ पर एम एस थीटा होता है, एम एस थीटा होता है। Q क्या है? Q ऊष्मा है ये, और ये M द्रव्यमान है, और S जो है विशिष्ट ऊष्मा है, और यहाँ पर थीटा जो है ये तापमान में अंतर है। तो यहाँ पर Q बराबर निकालना है, यानी कि यहाँ ऊष्मा निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो Q बराबर हो जाएगा आपका, M कितना है 5 किलोग्राम है, और S कितना यहाँ पर दिया गया है, इसका मान 4.2 है, और ये किलो जूल है। तो किलो हम बाद में लगा देंगे आंसर आने के बाद। उसके बाद गुना ये तापमान में अंतर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ पर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर इसके क्वथनांक बिंदु यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके बीच अंतर कितना हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस का। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, 400 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 और 4 चौक 16, ये आपका हो गया 1680 आ गया, 1680। और ये किलो जूल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम इसको किलो का मान नहीं रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1680 किलो जूल हो जाएगा, 1680 किलो जूल आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के लग जाएगा, के हो जाएगा, यहाँ पर के 1680 किलो जूल हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा 1680 किलो जूल हो जाएगा, 1680 किलो जूल हो जाएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है कि यहाँ पर नहीं है, किलो जूल हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर होगा। 35 नंबर प्रश्न आपका है, चलिए देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न है आपका, अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक में सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? अग्निशामक में कौन सी गैस सिलेंडर में भरी जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। 35 का आंसर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये जो होता है आपका अग्निशामक जो होता है, इसमें सिलेंडर में गैस भरा जाता है, और इसमें यानी कि आग जो होता है, आग वह 4 श्रेणी में बटा होता है, और सभी आग को बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका 4 श्रेणी होता है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, सी और डी। ये जो होता है आपका, ये ठोस के द्वारा लगे आग को बुझाया जाता है, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, ठोस, द्रव, गैस। और डी जो श्रेणी है आपका, यानी कि विद्युत, बिजली के द्वारा लगने वाला आग, को डी श्रेणी में रखा गया है। और ये ठोस में क्या आ जाता है, जैसे आपका हो गया कागज़ हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सबसे लगने वाला आग जो होगा ठोस में होगा। और द्रव में आपका हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, केरोसिन तेल हो जाएगा, ये सबसे लगने वाला आग को बी श्रेणी में रखा गया है। और सी श्रेणी में रखा गया है गैस, यानी कि जैसे सी में क्या है गैस, जैसे आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सबसे आग लगने वाला सी श्रेणी में रखा गया है। और ये सब में जो अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है वो अलग अलग अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये आपका डी नंबर का है, डी श्रेणी वाला है, बिजली वाला। तो बिजली वाला जो आग लगता है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है आपका कि A4 शीट की छोटी भुजा, A4 यानी कि ये आपका जो है भारतीय मानक के अनुसार प्रयोग में लाया जाने वाला ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट का जो मान है वो इसमें पूछा गया है कि A4 शीट की छोटी साइज और A3 शीट की लंबी साइज का अनुपात क्या होगा। तो ये जो ड्राइंग शीट का जो होता है आपका A0, A1, A2, A3 और A4 होता है, A4। तो यहाँ A3 और A4 के बारे में पूछा गया है। तो A0 जो होता है आपका 841 × 10 1189 होता है, 1189। तो ये बड़ी हो गया
बड़ी भुजा हो गया और ये छोटी भुजा हो गया। उसी तरह यहाँ पर ये 3 नंबर है, 3 नंबर का पूछा गया है क्या, 3 नंबर का A3 सीट की लंबी भुजा। तो A3 का जो मान होता है आपका 420 गुना होता है आपका 594 होता है, 594 और A4 का जो होता है वो आपका होता है 210 गुना 297 होता है। तो देख लेते हैं यहाँ A4 की सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा 210 हो गया और A3 की बड़ी भुजा 420 हो गया। तो इसका अनुपात पूछा गया है, तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात 420 हो जाएगा, 420 अनुपात हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये उल्टा हो गया, 400 यानी कि 210 हो जाएगा आपका A3 सीट की लंबी भुजा। A3 सीट की लंबी भुजा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 420 और A4 का छोटी भुजा ये हो जाएगा। इसका रेशियो काट देंगे 0 और 21 से ये 2 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 21 और 21 दूना 42 ये कट जाएगा, यानी कि 1:2 इसका आ गया अनुपात। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 1:2 के अनुपात में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न है कि ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए। ड्राइंग बोर्ड जो होता है आपका D0 से और D3 तक यहाँ पर दिया गया है, इसका मिलान करना है सही। तो D0 जो होता है आपका D0 का मान होता है 1500 गुना 1000 गुना 25 होता है। ये इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का इसमें मान रहता है। ये सब mm में रहता है, mm में इसका मान रहता है। तो D0 का ये हो गया और D1 का कौन सा हो जाएगा, D1 का हो जाएगा आपका 1725 हो जाएगा। उसके बाद D2 का कौन सा हो जाएगा, D2 का ये हो जाएगा आपका 515 हो जाएगा और D3 का आपका हो जाएगा ये 3 नंबर वाला। तो क्या हो जाएगा, D0 का हो गया 2 फिर D1 का 4 यानी कि 2 4 1 3। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 4 1 3 ऑप्शन सी में आपका दिया गया है 2 4 1 3, ये आंसर हो गया आपका। ड्राइंग बोर्ड का यह साइज दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सी नंबर हो गया इसका। 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी RF होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। RF का पूर्ण रूप जो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे निरूपक भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं। तो निम्न में से कौन सी RF यानी कि निरूपक भिन्न का घटता पैमाना रेखाचित्र को दर्शाता है, घटता पैमाना रेखाचित्र को दर्शाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। RF बराबर क्या होता है, RF बराबर जो होता है आपका ड्राइंग बोर्ड यानी कि ड्राइंग शीट पर जो दिया गया मान रहता है वो दिया गया मान और बटा में क्या होता है, वास्तविक मान और जो बोर्ड पर दिया गया है वो मान दिया गया मान और बटा में वास्तविक मान हो जाएगा। तो जैसे मान के चलते हैं कि ये दिया गया यहाँ क्या है, RF घटता है पैमाना रेखाचित्र को दर्शाता है, यानी घटता पैमाना रेखाचित्र को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/20 लिखेंगे, यानी कि यह घटता पैमाना है, घटता पैमाना। और पैमाना जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है, एक बढ़ता हुआ पैमाना होता है, एक घटता हुआ पैमाना होता है और एक होता है आपका पूर्ण आकार का होता है। जैसे पूर्ण आकार का होगा तो उसका रेशियो जो होगा 1:1 में होगा, रेशियो 1:1 में, यानी कि बराबर होगा। और ये हो गया आपका पैमाना रेखाचित्र जो घटता है, ये घटता वाला हो गया, और बढ़ता जो रहेगा वह ज़्यादा पहले होगा और कम बाद में होगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घटता जो पैमाना है, जैसे ये घटता पैमाना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1:1 से लिख सकते हैं। ये घटता हो गया, घटता पैमाना और ये हो जाएगा बढ़ता पैमाना। बढ़ता पैमाना आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता पैमाना हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा और पूर्ण मापनी हो जाएगा आपका पूर्ण मापनी यानी बराबर जो होता है आपका वो हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा। तीनों रेशियो का अलग अलग होता है मान। एक होता है यानी कि छोटे पुर्जे को का ड्राइंग जब बनाते हैं तो बड़ा करके, आकार बड़ा करके बनाते हैं, साइज बड़ा करके बनाते हैं, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। और एक होता है आपका छोटा करके बनाने के लिए और एक होता है आपका पूर्ण आकार में बनाने के लिए, यानी कि जितना उसका मेजरमेंट है उतना ही उसका मेजरमेंट रहेगा ड्राइंग शीट पर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कोटिपूरक कोण कौन सा है। कोटिपूरक कोण कौन सा है, तो कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी कि दो कोण का योग जो होता है 90 डिग्री का होता है और एक कोण दूसरे कोण का कोटिपूरक होता है। कोटिपूरक करने का मतलब जैसे आपका हो गया 60 और 30 हो गया, 60 और 30 हो गया, तो ये क्या है, ये दोनों कोण एक दूसरे का कोटिपूरक कोण है, कोटिपूरक कोण है।
तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोटि पूरक कोण जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, ये हो गया। जैसे यहाँ पर अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस समपूरक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 180 डिग्री का कोण बनता है, समपूरक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि जब दो कोण का योग 40 डिग्री के बराबर, जब दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो इसे क्या कहते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, समकोण। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। बीमा रेखा जो लिखा जाता है, जैसे ये बीमा रेखा है तो इस पर इसका जो मान लिखा जाता है, बीमा रेखा का जो मान लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, यानी कि ये बीमा रेखा हो गया ये, और इसका जो मान होता है वो नीचे नहीं लिखना है और इसका मान जो है ऊपर लिखा जाता है। जो मान ऊपर लिखा जाता है वही सही होता है, नहीं नीचे लिख सकते हैं, नहीं बीच में लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला जो है लिखा हुआ ये सही लिखा हुआ है, बीच में होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए, बीमा रेखा के ऊपर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं, असमान कोण बनाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राइमेट्रिक व्यू में। ट्राइमेट्रिक व्यू में क्या होता है, घन के तीनों फेस असमान कोण बनाते हैं। ट्राइमेट्रिक व्यू में घन के तीनों कोण असमान कोण बनाते हैं। और आइसोमेट्रिक जो है ये आइसोमेट्रिक में क्या होता है, घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान होता है, प्लेन के साथ समान होता है, प्लेन के साथ समान होता है। और डायमेट्रिक जो होता है, ये वाला जो है आपका डायमेट्रिक जो होता है, डायमेट्रिक क्या होता है, डायमेट्रिक घन के दो फेस प्लेन के साथ समान होते हैं, दो फेस, यानी कि ये एक फेस होता है, एक फेस प्लेन के साथ। चलिए अच्छे समझ लेते हैं फिर से। ये जो होता है आइसोमेट्रिक जो होता है आपका, एक फेस प्लेन समान होता है, एक फेस प्लेन समान होता है। और डायमेट्रिक जो होता है दो फेस प्लेन समान होता है, दो फेस प्लेन समान होता है। ये आइसोमेट्रिक एक फेस प्लेन समान होता है, डायमेट्रिक दो प्लेन समान होता है। और ट्राइमेट्रिक जो होता है यह क्या होता है, यह तीन फेस होता है और प्लेन के साथ असमान होता है, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये व्यू में जो घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं वो कौन सा है, ट्राइमेट्रिक है। ट्राइमेट्रिक में क्या होता है, तीन फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनता है। जबकि डायमेट्रिक की बात करें तो दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनता है। और आइसोमेट्रिक की बात करें तो एक फेस प्लेन के साथ समान कोण बनता है। यानी कि ट्राइमेट्रिक में तीन प्लेन आएगा, फेस प्लेन, लेकिन असमान कोण बनाएगा, यानी कि भिन्न कोण बनाएगा। और ये दोनों जो होता है आइसोमेट्रिक और ये डायमेट्रिक, ये दोनों में समान कोण बनाता है, समान कोण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है आपका कि जब किसी ठोस की अक्ष वर्टिकल प्लेन से, यानी कि वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन के लंबवत है, तब एचपी यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन के डैश होगी। यानी कि वीपी का मतलब हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, जैसे ये वर्टिकल लाइन हो गया तो वर्टिकल प्लेन हो गया, और एचपी यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। तो यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब किसी ठोस की अक्ष वर्टिकल प्लेन के लंबवत है और तब हॉरिजेंटल प्लेन के डैश होगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समानांतर होगी। यानी कि जब किसी ठोस की अक्ष यानी कि वीपी के लंबवत और हॉरिजेंटल के डैश होगी। जैसे ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, तो यहाँ क्या बोला जाएगा प्रश्न में कि जब किसी ठोस की अक्ष वीपी के लंबवत, तो ये अगर वर्टिकल प्लेन है, ये वाला वर्टिकल प्लेन है, तो इसके लंबवत कौन सा होगा, तो इसके लंबवत हम कोई रेखा ऐसे खींचेंगे, और ये वाला है आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, तो हॉरिजेंटल प्लेन जो है ये वाला, तो इससे अगर तुलना करेंगे इसको, तो कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा, ये
ये दोनों को अगर तुलना करेंगे तो किस प्रकार से होगा, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल के ये क्या है, समानांतर में है, ये वाला जो है ये वाला ये समानांतर में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा समानांतर। चलिए अच्छा समझा दिए, लेकिन अगर समझ में अगर नहीं आए तो ये आपका जो प्रोजेक्शन व्यूज जो आपका चैप्टर है उसमें का प्रश्न ये, जब तक आप अच्छे से न पढ़िएगा तब तक न समझ में आएगा। ऐसा हम समझाने का पूरा कोशिश करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है आपका, NOR यानी कि नॉर गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है। नॉर गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है। तो नॉर गेट जो होता है आपका नॉट प्लस और होता है। नॉर गेट जो होता है आपका नॉट प्लस और होता है, और इसका जो सिंबल होता है वह कैसा होता है, नॉर गेट का जो सिंबल होता है वह होता है आपका नॉर गेट का सिंबल ऐसा होता है, और ये ऐसा होता है। नॉर गेट का सिंबल ऐसा होता है, ये नॉर गेट का सिंबल है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है। ये जो आपका ऑप्शन बी है, ये जो बी ऑप्शन है, इसमें जो ये है ये ऐसे हल्का घुमा हुआ रहता, ये त्रिभुजाकार नहीं रहता, तो ये आंसर हो जाता, ये आंसर हो जाता है। ऐसे ऑप्शन इसका ये दिया गया है, आंसर भी यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका नॉर गेट का सिंबल हो गया, संकेतक हो गया। नॉर गेट का संकेत ये वाला हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मानक प्रतिरोध द्वारा आमीटर का संशोधन कहलाती है। मानक प्रतिरोध द्वारा आमीटर का संशोधन क्या कहलाती है। मानक प्रतिरोध द्वारा आमीटर का संशोधन क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय असंशोधन कहलाता है। द्वितीय अंश शोधन क्या कहलाता है, द्वितीय अंश शोधन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है साइकिल किस प्रकार का मशीन है। साइकिल किस प्रकार का मशीन है। साइकिल किस प्रकार का मशीन है। तो साइकिल जो होता है आपका, साइकिल हो गया, ठेला हो गया, साइकिल ठेला ये सब क्या होता है, यौगिक या मिश्रित मशीन होता है। जैसे आपका साइकिल हो गया या फिर ठेला हो गया, साइकिल हो गया, ठेला हो गया, ये सब क्या है, यौगिक या मिश्रित मशीन होता है। यौगिक या मिश्रित मशीन होता है। और एक जो होता है आपका सरल मशीन जो होता है, सरल मशीन यानी कि एक होता है आपका सरल मशीन होता है। सरल मशीन का उदाहरण क्या है, सरल मशीन का उदाहरण आपका स्क्रू है, स्क्रू हो गया, स्क्रू हो गया। फिर ये आपका पच्चर हो गया, पच्चर हो गया, कील हो गया, कील हो गया। ये सब आपका क्या है, उत्तोलक हो गया। ये सब आपका सरल उत्तोलक ये सब क्या है, सरल मशीन का प्रकार है, सरल मशीन का प्रकार है। और एक आपका होता है यौगिक या मिश्रित मशीन, और तीसरा आपका होता है लिफ्टिंग मशीन। तो ये आप देख लिए, सरल मशीन में बता दिए कि आपका पच्चर होता है, कील होता है, उत्तोलक होता है, ये सब सरल मशीन है। और ये यौगिक का बता दिए कि साइकिल होता है, साइकिल तो है ही यहाँ पर, और एक ठेला भी होता है। और ये लिफ्टिंग बच गया। लिफ्टिंग का क्या होता है, लिफ्टिंग का आपका होता है स्क्रू गेज होता है, स्क्रू जैक होता है। स्क्रू जैक जो आप लोग देखते हैं कि गाड़ी जो होता है 4 व्हीलर, उसका जो अगर पंचर बनाया जाता है उसमें या गैरेज में अगर उसमें कोई काम होता है, खराबी होता है, तो उसको जो जैक पर उठाते हैं वो स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक। तो वो सब क्या है आपका लिफ्टिंग मशीन है। स्क्रू जैक हो गया आपका, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये सब लिफ्टिंग मशीन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यौगिक या मिश्रित मशीन। तो तीनों आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि ऐसी आकृति जो आगे से तीखे व पीछे से मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वेज हो जाएगा। वेज यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पच्चर कहते हैं, पच्चर कहते हैं। यानी पचरी जो हम लोग ठोकते हैं कभी कभी, जैसे कुदाल होता है उसमें अगर लगाते हैं, उसका हैंडल लगाते हैं तो उसमें, या फिर हैमर हो गया उस समय हैंडल लगाते हैं तो उसमें पचरी ठोकते हैं, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं वेज, और हिंदी में पच्चर या पचरी कहते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी का जनक कौन है, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर
वॉन हमबोल्ट को, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को कहा जाता है पारिस्थितिकी का जनक। और भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा है। रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। और ऐसे ही पारिस्थितिकी का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। यहाँ पर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जीव और वातावरण। यानी कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, यानी कि जीव और वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी के जन्मदाता कौन है? तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट हो गया। और भारत में पारिस्थितिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है आपका, सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या, तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो n×n-3/2 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सप्तभुज यानी कि इसमें क्या कितना भुजा होता है? 7। सप्तभुज यानी कि 7 भुजा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा, और गुना 7 - 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बटा में ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 मरतबे कट जाएगा, 7 दूना क्या आ गया? 14 हो गया। यानी विकर्णों की संख्या कितना होगा? 14 हो गया, 14। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 विकर्ण इसमें बनेगा सप्तभुज में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया जा सकता है? प्रोटेक्टर के द्वारा कौन सा कार्य किया जा सकता है? तो प्रोटेक्टर जो होता है आपका, प्रोटेक्टर आपका 2 प्रकार का होता है। एक वृत्ताकार होता है, और एक होता है आपका अर्धवृत्ताकार होता है। एक वृत्ताकार, एक अर्धवृत्ताकार होता है। इसके द्वारा आपको कोण भी मापा जाता है, या कोण बनाया भी जाता है, या फिर वृत्त को विभाजित करके सेक्टर भी बनाया जाता है। यानी कि ये तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कोण जो मापा जाता है इसमें, तो किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। कोण जो मापा जाता है वह डिग्री में मापा जाता है। डिग्री में कोण मापा जाता है, डिग्री में। यानी कहीं कहीं पर अगर दिया जाएगा कि कोण मापने में या फिर कोण डिग्री में मापने में, तो आंसर लगाइएगा कि डिग्री में कोण मापने में। ऐसे इस प्रश्न का आंसर जो है आपका यह तीनों हो जाएगा, यानी कि सभी इसमें सही है। चलिए ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 3 का आपका लास्ट प्रश्न है। 50 नंबर जो है आपका लास्ट प्रश्न ये है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर अब अगले क्लास में मिलते हैं और प्रैक्टिस नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।